नमस्कार, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड इवनिंग। और कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम आपके लिए क्लास नंबर 9 लेकर आई हूँ, जो आपके न्यू बैच की क्लास है। बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। साथ ही साथ ये बैच RUHS, CP नेट, KGMU, अटल बिहारी वाजपेयी और अदर आप किसी भी पैरामेडिकल एग्जाम, फार्मेसी, किसी भी एग्जाम की तैयारी मेडिकल लाइन में कर रहे हो, यहाँ तक कि नीट के लिए भी प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आज की क्लास से। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके लिए। और एक बार सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर देना, जिससे बाकी के स्टूडेंट्स भी इस क्लास से जुड़ सके और क्वेश्चंस अच्छे लगे, कुछ सीखने को मिले तो एक बार लाइक जरूर करना। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आई हूँ वो सभी क्वेश्चन आपके NCERT बेस क्वेश्चन है, मिक्सचर क्वेश्चन है, NCERT बेस है, बेहतरीन क्वेश्चन है, धमाकेदार एग्जाम में आपको मिलने वाले क्वेश्चन। तो कंप्लीट हमारे साथ क्लास को देखते रहना और साथ ही साथ कमेंट में आंसर भी देते रहना कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि क्लोन्स वे जीव होते हैं जिनमें ये बिल्कुल समान होता है। क्लोन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्लोन कहते किसे। तो हमने आपको बताया हुआ कि जब जो आपने जीवों में जनन चैप्टर पढ़ा उसमें बताया था कि अनुवांशिक जो अलैंगिक जनन होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपका अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जो अलैंगिक जनन में जो उत्पन्न संतान होती है वो अपने जनक के बिल्कुल ट्रू कॉपी यानी कि समान होती है। अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होती है, आनुवांशिक लक्षण साथ ही आनुवांशिक पदार्थ उसका जो भी लक्षण होते हैं वो सभी अपने जनक के समान होते हैं। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को आपको पता है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है क्या, क्लोन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। दूसरी बात, अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होती है उसे क्लोन कहा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब बात यहाँ पर लिखी क्या है, क्लोन वे जीव होते हैं जिनमें ये बिल्कुल समान होता है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में छापते रहे। जीवन काल, लाइफ स्पेन, फिजियोलॉजी, वृद्धि दर या आनुवांशिक रूप से। तो हमने आपको बताया है फर्स्ट चैप्टर में कि जो क्लोन होते हैं उन्हें अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होती है वो अपने जनक के बिल्कुल आनुवांशिक रूप से समान होती है। उसका जो भी आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बिल्कुल समान होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक अमीबा की बात कर ली जाए, चाहे आपके पैरामीशियम हो, जीवाणु हो, ये तो उसमें विभाजन हो रहा है, एक जनक से दूसरी संतान बन रही है, तो उससे तो उनका जो इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वही आनुवांशिक पदार्थ सेम टू सेम उनकी संतान का होगा। तो यहाँ से जो जनक है आपका, इससे उत्पन्न संतान है, उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने जनक के बिल्कुल कैसी होती है, समान होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि जीवन काल क्या होता है। हमने आपको बताया है जीवन काल का मतलब है डेथ यानी कि बर्थ यानी कि जन्म। जब किसी जीव का जन्म और जन्म के बाद उसकी मृत्यु होना निश्चित है, डेथ होना निश्चित है। कोई जीव इस पृथ्वी पर आया है तो उसकी कभी ना कभी क्या होगी, मृत्यु भी होगी। तो यहाँ पर बर्थ है, जन्म होगा, जन्म के बाद आपका क्या होगा, डेथ होगी, एक दिन आपकी क्या होगी, डेथ होगी। तो बर्थ और डेथ के बीच का जो जीवन जो काल है, जो समय है, बर्थ और डेथ के बीच का जो समय होता है उसे ही जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। और जीवन काल जो होता है हमेशा याद रखें ये आकार पर निश्चित नहीं होता है। जीवन काल जो होता है वो आकार पर निश्चित नहीं होता है। कैसे, देखो जैसे आपको पता है, जैसे तोता की बात कर ली जाए, एक तोता
एक तोता का जीवन काल जो होता है वो उसे 1 से 40 वर्ष होता है लगभग। उसी हिसाब से बात कर लिया, जैसे एक कौआ, कौआ का जो जीवन काल होता है वो लगभग 15 वर्ष होता है। कितना होता है? 15 वर्ष, 15 ईयर्स होता है। लेकिन कौआ और तोता का आकार जो होता है वो एक समान है लगभग, लेकिन तोता का जीवन काल ज्यादा होता है और कौआ का जीवन काल कैसा होता है? कम होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जीवन काल किसे कहते हैं। डेथ, बर्थ और डेथ के बीच का जो समय होता है वो भी नेचुरल डेथ, ऐसी नहीं है कि बाई चांस आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, आप खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। यानी बर्थ और डेथ के बीच का जो समय होता है उसे ही हम जीवन काल कहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि फिजियोलॉजी क्या होता है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, बताओगे जरूर, मुझे आशा है ऐसी। और देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही से देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आनुवांशिक रूप से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट छापते रहें। निम्न में से कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का क्लोन बनता है? वही बात है अभी हमने आपको बताई थी। निम्न में से कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का क्लोन बनता है? बैक्टीरिया का रूपांतरण जो आपने रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, ये तो आपको पहले से पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ग्रिफिथ के द्वारा की गई थी। ग्रिफिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया था। एक बैक्टीरिया को लिया हुआ था, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है या नहीं होता है ये सिद्ध करना चाहते थे। कौन? ग्रिफिथ। तो सबसे पहले डीएनए में जो आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं है, तो जो फर्स्ट प्रयोग आपका किया हुआ था वो आपके ग्रिफिथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आप चैप्टर नंबर जब 6 पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा पढ़ने को, ग्रिफिथ का प्रयोग। तो ग्रिफिथ ने प्रयोग किया था ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का प्रयोग किया गया था इनके द्वारा, जिसमें डीएनए को सिद्ध किया गया। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता या नहीं होता, लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रूपांतरण जिसे कहा जाता, और रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको पता होना चाहिए, ग्रिफिथ के द्वारा की गई है। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो आप याद कर ले, ये न्यू पॉइंट है आपके लिए, अभी तक हमने आपको नहीं बताया है। ग्रिफिथ ने जिस जीवाणु पर प्रयोग किया था उस जीवाणु का नाम क्या है? तो निमोनिया के जीवाणु पर। निमोनिया का एक जीवाणु होता है, निमोनिया का एक जीवाणु होता है जिसका नाम क्या है? डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया पर इन्होंने कार्य किया था और उसमें चेक किया था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता या नहीं होता। वो भी किसमें? चूहे में इंजेक्ट करा के। किसमें इंजेक्ट किया था इन्होंने? डिप्लोकोकस निमोनी को चूहे में इंजेक्ट करा के इन्होंने सिद्ध करना चाहता, लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का क्लोन बनता है? तो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया, वो भी कैसे? समान प्रकार के। क्लोन का अर्थ क्या होता है? समान प्रकार के। तो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया जब बनना है तो किस बीच से बनेंगे? आपको पता है, बाइनरी विखंडन से बनते हैं। किससे? बाइनरी फिशन के द्वारा एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया का निर्माण हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ट्रांसडक्शन क्या होता है और कॉन्जुगेशन क्या होता है। हम आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, ट्रांसडक्शन क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नहीं बता पाते हो तो मुझे कमेंट करना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधों के समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं? निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधों के, यानी जो भी यहाँ पर 2-2 पौधों के नाम दिए हुए हैं उनमें आपको बताना हुआ कि अंगों में से नए पौधे कौन से निकलते हैं। आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, चैट में ऑप्शन आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दहलिया और अदरक, आलू और अदरक, दहलिया व गुलाब, आलू व गन्ना। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से समझना। दोनों पौधों के समान अंगों से, यानी कि अंग जो है वो समान है, उनसे पौधे निकल रहे हैं। तो डहलिया और अदरक। अब डहलिया जो होता है वो जड़ों से नहीं होता है, उसकी उत्पत्ति किससे होती है? जड़ों से। अदरक जो होता है वो आपका तना से संबंधित है, स्टेम से संबंधित है, स्टेम से निकलता है। तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। आलू व अदरक, आलू व अदरक। तो आलू और अदरक में आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा होगा,
यहाँ पर आलू, और यहाँ गलत हो गया, रुक जाना 1 मिनट, यहाँ ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आलू अदरक, तो इसमें 2 ऑप्शन हो जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर आलू, जहाँ अदरक लिखा हुआ है वहां पर आपको, जहां पर अदरक लिखा हुआ है वहां पर आपको क्या करना है, शकरकंद करनी है। क्या करनी है, शकरकंद। ठीक है, ये माय मिस्टेक है टाइप करने में। आपको जहां पर अदरक लिखा हुआ है वहां पर शकरकंद करनी है। अब आपको पता है अदरक नहीं, यहाँ पर है ऑप्शन शकरकंद है। शकरकंद आपको पता है स्वीट पोटैटो जो होते हैं उसका एक प्रकार की जड़ है। इसका जो भोजन संग्रह होता है, जो फूड कलेक्ट होता है, वो कहाँ पर होता है, जड़ में जाके। तो आपसे कभी पूछा जाए शकरकंद एक प्रकार की क्या है, तो शकरकंद जो होती है वो एक प्रकार की जड़ है। क्या, एक प्रकार की जड़। तो ये भी नहीं होगा, ये आलू जबकि तना है। आपसे पूछा जाए कि आलू क्या है, तो आलू जो होता है वो एक प्रकार का तना है। आलू का जो भोजन संग्रह होता है वो आपका तने में होता है। कहाँ पर होता है, तने में। ठीक है, तो आलू एक प्रकार का तना है जबकि अदरक एक प्रकार की जड़ है। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। डहलिया और गुलाब, ये भी नहीं, गुलाब तने से हो सकता है, डहलिया जड़ से होता है। अब बचा कौन सा, आलू व गन्ना। आलू जो होता है वो भी तने से है और गन्ना जो है वो भी आपका तने से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स, वो नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करिएगा, और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यहाँ पर आप लोग अदरक की जगह पर शकरकंद कर लेना। क्या कर लेना, शकरकंद। ठीक है, इट्स ओके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और आलू किस प्रकार का है, तो आलू में जो कंद है, आलू में जो तना होता है वो कंद प्रकार का है। कौन से प्रकार का होता है, कंद प्रकार का। आलू में जो तना होता है वो किस प्रकार का होता है, कंद। ठीक है, जबकि अदरक का पूछा जाए तो अदरक में आपका ये ट्यूब है, जबकि ये जो अदरक होता है वो प्रकंद होती है। क्या होती है, प्रकंद, यानी राइजोम का उदाहरण होता है। अदरक है, हल्दी है, ये प्रकंद में आते हैं हमारे। ठीक है, और जबकि आपके बाकी के अभी नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी थ्योरी वाली, उसमें आपको यही पढ़ाया जाएगा, पादपों में किस प्रकार से कायक जनन होता है। पादपों में किस प्रकार से कायक जनन होता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और आज आपका क्या है, मंगलवार है, कल बुधवार को आपको ये वीडियो मिलेगी थ्योरी की। ठीक है, हमने आपको कल जैसा कि बताया हुआ है कि 3 दिन आपको थ्योरी क्लास मिलेगी और शेष दिन बाकी के आप रिवीजन करें थ्योरी की क्लास को। ठीक है, और जो भी कराया करेंगे उसे संडे में रिवाइज करा दिया करेंगे। और जो ये क्लास है आपकी वो मिलती रहेगी ऑप्शन वाली। ठीक है, अब बात करते हैं कोस्का सिद्धांत में संशोधन किसने प्रस्तुत किया था। आंसर बताएं जरूर इसका। कोस्का सिद्धांत में संशोधन किसने प्रस्तुत किया था, स्लाइडेन बसवान ने, रुडोल्फ विर्चोव ने, रॉबर्ट हुक ने, या मेल पीगी ने। तो देखो आपको पता है आप इस क्वेश्चन को गलत पक्का करोगे, 100% कुछ बच्चे गलत करेंगे। इसे कैसे करेंगे, उनके दिमाग में जैसे क्वेश्चन यहाँ दिमाग में लेंगे पढ़ेंगे वो कि कोस्का सिद्धांत, वो संशोधन नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कोस्का सिद्धांत, बस उनके दिमाग में आंसर आ जाएगा स्लाइडेन व स्वान। बट ये आंसर गलत है। ठीक है, ये आंसर आपका कैसा है, गलत है। स्लाइडेन और स्वान इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो क्या होगा, हम बात किसकी कर रहे हैं, संशोधन की, यानी कोस्का सिद्धांत में संशोधन किसके द्वारा किया गया है। तो संशोधन, जब आपसे ये पूछा जाता है कि कोस्का सिद्धांत किसने दिया है, तब आप आंसर करते हैं स्लाइडेन एवं स्वान। लेकिन यहाँ पूछा गया संशोधन, तो संशोधन जो किया गया था वो रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, रुडोल्फ विर्चोव, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है जिसका नाम क्या है, ओविनस सेलुला ई सेलुला। ये सिद्धांत आपने पढ़ा होगा और पूछा भी जाता, काफी प्रचलित सिद्धांत है और एग्जाम में कभी न कभी पूछा ही जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि ओविनस सेलुला ई सेलुला सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। तो ये सिद्धांत जो है वो रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा दिया। इनका कहना था कि नई कोशिका जो बनती है, नई कोशिका की उत्पत्ति होती है वो पुरानी कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाएं जो भी बन रही हैं उनकी उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। किससे होती है, पुरानी कोशिकाएं जो भी होती है उनसे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही इनका कहना था और इनका एक सिद्धांत है ओविनस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है, तो रुडोल्फ विर्चोव का सिद्धांत है। दूसरी बात, कोस्का सिद्धांत में संशोधन किसके द्वारा किया गया था, तो रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा ही किया गया था। यदि आपसे ये पूछा जाता कि कोस्का सिद्धांत दिया किसने है, तब आप बताते स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है,
अब बात करते हैं रॉबर्ट हुक कौन है। तो रॉबर्ट हुक जो है वो आपको पता है निर्जीव कोशिका की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा निर्जीव कोशिका की खोज की गई थी। निर्जीव कोशिका रॉबर्ट हुक के द्वारा निर्जीव कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में, सन 1665 में खोज की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। सबसे पहले कोशिका को खोजा, पहचाना, जो भी किया इन्होंने वह सब रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तब सेकंड नंबर पे वैज्ञानिक आए थे आपके कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सजीव कोशिका की खोज की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सजीव कोशिका की खोज की थी। वो भी कितनी ईस्वी में की थी? तो सन 1674 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, सन 1674 ईस्वी में। तो बात करते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल पी की किससे संबंधित है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क कोशिकाओं के चित्र सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रकाशित किए गए थे? देखो, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक आपको पता है जिन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की है सन 1665 ईस्वी में। दूसरी बात, इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी इनके पास थी, सरल सूक्ष्मदर्शी, उसकी सहायता से एक कॉर्क का टुकड़ा लिया था इन्होंने। कॉर्क एक पादप का भाग होता है और इसमें देखा जब सूक्ष्मदर्शी को लगा के तो उसमें कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना इनको दिखाई दी। हनी बी का जो छत्ता होता है उसी की जैसी संरचना दिखाई दी। तब इन्होंने सबसे पहले कोशिका को कोशिका नहीं कहा था, कोशिका को सबसे पहले इन्होंने एक नाम दिया था सेलुला। इनको कोष्ठक जैसी संरचना दिखाई दी तो इन्होंने कोशिका को कोशिका नहीं कहा, कोसा नाम दिया इंग्लिश में जिसे कहते हैं सेलुला। पूछा जाए आपसे कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को क्या कहा था, सेल को क्या कहा था? तो सेलुला नाम दिया हुआ था। क्या नाम दिया था? सेलुला, सन 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनकी पुस्तक थी, इन्होंने जो भी चित्र देखे थे, जो भी बनाए हुए थे, वो एक पुस्तक पर छापते रहते थे। उस पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया है, उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है उसका? माइक्रोग्राफिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका राइट है। अब बात करते हैं कुछ ऊपर जो पुस्तकें दी हुई हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है ये किसकी है? तो हमने आपको बताया था जीवन की उत्पत्ति, वो जातियों की उत्पत्ति, सॉरी स्पीसीज का मतलब है जाति। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस पुस्तक में काफी बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। कंफ्यूज कैसे होती है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जब आपसे पूछी जाए तो आप चार्ल्स डार्विन बताओगे, और यहीं पर ये पूछा जाता ओरिजिन ऑफ लाइफ, या लाइफ की बात यहाँ पर होती, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ स्पीसीज शब्द मतलब ओरिजिन ऑफ शुरुआत में तो वही शब्द है लेकिन पीछे जाके चेंज हो जाते हैं। यदि आपसे जाति से पूछा जाए, जातीय उत्पत्ति से पूछा जाए क्वेश्चन, तब आप बताओगे पुस्तक चार्ल्स डार्विन की। लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ पूछा जाए, जीवन की उत्पत्ति पूछी जाए, तब आपको पता है कि जीवन से संबंधित जो प्रयोग किए हुए थे वो ओपेरिन के द्वारा किए गए थे। ओपेरिन ने जो अपना सिद्धांत दिया हुआ था, जो भी बताया हुआ था, वो अपनी एक पुस्तक में छापा था। उस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ लाइफ जो पुस्तक है वो किसकी है? पूछी जाए आपसे ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ यदि पुस्तक पूछा है तो ये किसकी है? ओपेरिन साहब की है। किसकी है? ओपेरिन की। ठीक है, ओपेरिन की आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। और दोनों पुस्तक हमने आपको बता दी जो आप कंफ्यूज में रहते हो, हम भी कभी कभार हो जाते, आप क्या। ठीक है, तो बात करते हैं स्पीसीज प्लांटेरम, ये पुस्तक किसकी है, और जेनेरा प्लांटेरम ये किसकी पुस्तक है? तो ये दोनों पुस्तक जो आपकी है वो कार्ल लिनियस की है। किसकी पुस्तक है? जेनेरा प्लांटेरम और आपकी स्पीसीज प्लांटेरम जो पुस्तक ये दोनों आपकी कार्ल लिनियस की है। और माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है जिसमें चित्र छपे हुए थे कोशिका के, वो रॉबर्ट हुक की है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे जरूर बताएं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन एक तने का रूपांतरण नहीं है? ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। एक बार वीडियो को शेयर करें और अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन एक तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण नहीं है।
तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा कि एक तने का रूपांतरण नहीं है, खीरे का प्रतान, नेफिंथीज का घट, सिट्रस के कांटे और सभी। तो देखो आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, खीरे के जो प्रतान होते हैं, जो टेंड्रल होते हैं, खीरा है, कद्दू है, लौकी है, तुरई है, इनमें आपने देखा होगा कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रतान से निकलते हैं, जिसकी सहायता से टेंडल की सहायता से सारा यानी किसी में इनका जो बेल होती है वो इसी की सहायता से ऊपर चढ़ सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सारा देने में सहायक होते हैं। टेंड्रल जो होते हैं मके आपके, चाहे कद्दू हो, लौकी हो, किसी के भी हो, वो प्रतान जो होते हैं वो सारा प्रदान करने में सहायक होते हैं। जो प्रतान होते हैं ये आपके तने से ही निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? तने से। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, नहीं पूछा गया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर तभी दिया करो जब क्वेश्चन को 1-2 बार सही से पढ़ लिया करो। 2 बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ा करो, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप सही भी करेंगे अच्छे से क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरी बात है कि नेफिंथीज का घट है। नेफिंथीज एक पौधे का नाम है और आपने देखा होगा कि नेफिंथीज का जो पौधा होता है उसमें कुछ पत्ती में जो होती है वो घड़े नमा संरचना बन जाती है। कैसी संरचना बन जाती है? पत्ती जो होती है वो उसकी घड़े नमा संरचना बना लेती है। तो आपको आंसर हमने पहले ही बता दिया कि जो नेफिंथीज होता है, सिट्रस के कांटे देखे जाए तो सिट्रस का कांटा जो होता है वो भी एक तने का रूपांतरण है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी, नेफिंथीज का जो घट है, जो नेफिंथीज पादप है, वो आपका पत्ती का रूपांतरण होता है। जो उसमें घट का रूप धारण हो जाता है, जो घड़ा बनता है वो पत्ती से बनता है। किससे बनता है? पत्ती से, ना कि तना से। तो ऑप्शन नंबर जो वी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नेफिंथीज का घट। नेफिंथीज का जो घट होता है वो पत्ती का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है मेरे बच्चे? तो पत्ती का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक दालें निम्न कुलों में से किसी एक से संबंध होती है। जो भी आप दाल खाते हो, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चना की दाल, ये किसी न किसी कुल में, इनको किसी न किसी फैमिली में रखा गया है। तो आपसे यही पूछा गया है कि इनको किस फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखो हम आपको एक एक ऑप्शन क्लियर करके बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और साथ ही साथ आप अपनी नोटबुक पे चीज़ों को नोट जरूर करते रहें और इनको याद करते रहें। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपका कुछ होने वाला नहीं है, गारंटी से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें, पढ़ें कम, ज़्यादा वीडियो कम देखिएगा। जितना पढ़ें उतना रिवाइज आपको आना चाहिए, उतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी अच्छा हो पाएगा, कर पाओगे एग्जाम में। यदि आप याद नहीं करोगे, वीडियो देखते रहोगे, लिखते रहोगे, तो कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कीजिए। क्या कीजिए? रिवाइज करना है। ठीक है, तभी याद होगा। कम से कम एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को 10-10 बार रिवाइज करना है एग्जाम तक। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपने पॉइंट पर। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक दालें निम्न कुलों में से किसी एक से संबंध रखती। कुल मतलब फैमिली। तो फैमिली इनकी क्या हो सकती है दालों की? सोलेनेसी में आपको पता है आलू को रखा गया है। किसे रखा गया? आलू को। अदर उदाहरण आप बताइए मुझे क्या हो सकती है? आलू के अलावा और कौन किसे किसे सोलेनेसी कुल में रखा जाता है? तो आलू आप याद कर लीजिए, आलू जो होता है वो उसे सोलेनेसी कुल में रखा जाता है। ठीक है, पोटैटो। बात करते हैं लिलेसी कुल में किसे रखा जाता है? तो आपके लहसुन, प्याज जो होते हैं इन्हें लिलेसी कुल में रखा जाता है। बात करते हैं यहाँ पर पोएसी कुल में किसे रखा जाता है? तो पोएसी में आपका गेहूं को रखा जाता है। गेहूं है आपका, धान है, ये जो होते हैं गेहूं, धान, ये आपके इनको पोएसी कुल के अंतर्गत रखा जाता है, रखा गया है। किसके अंतर्गत? पोएसी। अब बचा आपका कौन सा? फावेसी। तो जो दालें होती है उनको फावेसी कुल में रखा गया, जिसे हम या कह सकते हो आप फावेसी का दूसरा नाम है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कह दो चाहे आप फावेसी कह दो, एक ही बात है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कह सकते हो। लेग्यूमिनेसी कुल में भी रखा गया या फावेसी कुल के अंतर्गत किसे रखा गया? दालों को। जो भी चने, अरहर दाल, जो भी आपने उड़द की दाल, ये सभी दालों को लेग्यूमिनेसी कुल में या फावेसी कुल में रखा गया। याद हो गया होगा। और सोलेनेसी में क्या आता है? हमारा आलू आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी किताब में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 में। मूलांकुर के अलावा
चैप्टर नंबर 1 में मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ों को क्या कहते हैं? मूलांकुर के अलावा यानी रेडिकल जो आपका होता है, मूलांकुर जो होता है उसके अलावा, मूलांकुर जो होते हैं उसके अलावा जो जड़ें निकलती है उसे क्या कहा जाता है? रेडिकल के अलावा, ठीक है। मूसला जड़ कहा जाता है, जकड़ा जड़ कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ कहा जाता है कि ग्रंथल जड़ें कहा जाता है। तो एक एक करके सभी जड़ों को समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और किसमें कौन सी जड़ें पाई जाती है ये भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मूसला जड़ की। तो मूसला जड़ जो होती है, टैप रूट्स होती है, वो मुख्य जड़ें या किसी पादप की जो मुख्य जड़ें होती हैं, किसी पादप में जो मुख्य जड़ें होती है जो सीधी चली जाती हैं पृथ्वी में, उनको मूसला जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूसला जड़। और ये जड़ें जो होती हैं जो द्विबीजपत्री जो डाइकोट पादप होते हैं, द्विबीजपत्री जितने भी पादप होते हैं उन सभी में आपकी मूसला जड़ें उपस्थित होती हैं। और दूसरी बात, मूसला जड़ें आपको समझ में आ गई। मूसला जड़ जो होती है वो सीधी डायरेक्ट मोटी होती है, प्राथमिक जड़ें जिन्हें कह सकते हैं। मूसला जड़ को हम प्राथमिक जड़ भी कह सकते हैं। इसमें प्राथमिक जड़ पाई जाती है किसमें? मूसला जड़ों में। दूसरी बात करते हैं जकड़ा जड़ क्या होती है। तो जकड़ा जड़ें जो होती है इनको रेशेदार जड़ें भी कहा जाता है, फाइब्रस रूट्स भी कहा जाता है, रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। रेशेदार जड़ के नाम से भी इनको जाना जाता है। और दूसरी बात, ये जड़ें पाई किस में जाती है? तो जितने भी एक बीजीय पादप होते हैं, जितने भी आपके एक बीजपत्री पादप होते, एक बीजपत्रीय यानी कि मोनोकॉट, जितने भी एक बीजीय पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादप होते हैं, उन सभी में जकड़ा जड़ें उपस्थित होती हैं। वो कैसे? देखो, जकड़ा जड़ें जो होती हैं वो आपके बहुत ही मुलायम जड़ें होती हैं। कैसी जड़ें होती है? बहुत ही मुलायम और चारों तरफ फैली हुई है कुछ। दूसरी बात, ये जकड़ा एक बीजपत्री में तो जैसे आपका गेहूं जो आपका होता है, धान जो आपका होता है, मक्का आपकी होती है, इन सब में जकड़ा जड़ें पाई जाती है। क्या पाई जाती? जकड़ा जड़ें। और इन्हें रेशेदार जड़ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं अपस्थानिक जड़ें क्या होती है। तो अपस्थानिक जड़ें, एक बात याद रखना कि जकड़ा जड़ें जो होती हैं इनमें प्राथमिक जड़ नहीं पाई जाती है। एक बात याद करना यहाँ पर कि जकड़ा जड़ें जो होती है उनमें प्राइमरी जड़ नहीं पाई जाती है, प्राथमिक जड़ नहीं होती है। इस बात को याद कर लेना। पूछा जाए आपसे कि क्या जकड़ा जड़ों में प्राथमिक जड़ पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं पाई जाती है। बात करते हैं अपस्थानिक जड़ क्या होती है। तो अपस्थानिक जड़ का मतलब होता है मूलांकुर के अलावा अन्य भाग से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। मूलांकुर के अलावा रेडिकल के बजाय अन्य भाग से जो जड़ें निकलती हैं उनको ही अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ों को क्या कहा जाता है? तो अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। और ये जड़ें पाई किस में जाती हैं? तो याद कर ले उदाहरण इसके। एक आपका घास है, क्या है? घास है आपका। बरगद आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है, बरगद का वृक्ष आपने सभी ने देखा होगा। बरगद में आपने देखा हो बाहर की ओर बहुत ज्यादा बेल के रूप में जड़ें लटकी होती हैं। बरगद के पेड़ पर जो जड़ें लटकी होती हैं आपने देखी होंगी, वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। कौन सी जड़ें होती? अपस्थानिक। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको पॉइंट बता दिए, आपने याद भी कर लिए होंगे, ठीक है, और नोट भी कर लिए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। मक्का का दाना एक फल है, इसे निम्न में से क्या कहते हैं? मक्का का दाना एक प्रकार का फल है जो एक बीजपत्री है। कैसा है? एक बीजपत्री है। एक बीजपत्री है। मक्का का वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? जिया मेज। क्या होता है? मक्के का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो जिया मेज होता है, ठीक है। बात करते हैं कि इसे निम्न में से किस में रखा गया है। तो सिप्सेला में, कैरियोप्सिस कहा जाता है, इसे लेग्यूम कहा जाता है, एकीन कहा जाता है। तो आपको पता है कि लेग्यूम तो आपका जो दालें होती है उनको कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कैरियोप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस। धान
और आपका चाहे मक्का हो, इनको क्या कहा जाता है, कैरियोप्सिस फल कहा जाता है। इनका जो फल का प्रकार है वो कैरियोप्सिस फल का प्रकार है। कौन सा, कैरियोप्सिस। तो मक्का का दाना एक फल है, इनमें से इसे क्या कहते हैं, तो कैरियोप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस। क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस। याद कर ले, इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है एक ना एक। ठीक है, फल का प्रकार या फल के खाने योग्य भाग जरूर आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। सेब एवं नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या है, बाय फलवित्ती, मध्य फलवित्ती, अंत फलवित्ती या पुष्पासन, थैलेमस, एंडोकार्प, मीसोकार्प, एपिकार्प। तो देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेब और नाशपाती वो किस प्रकार के फल हैं। सेब और नाशपाती, यदि नाशपाती भले ही आपको पता नहीं तो सेब तो पता है। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि सेब जो होता है वो असत्य फल का उदाहरण है, यानी फॉल्स फ्रूट है। असत्य फल का उदाहरण है, मतलब आपको पता होना चाहिए असत्य फल का मतलब है अंडाशय के अलावा यानी ओवरी के अलावा किसी अन्य भाग से यदि फल बन रहा है तो उसे कहा जाता है असत्य फल। यदि ओवरी से बन रहा है तो उसे कहा जाएगा सत्य फल। तो जो सेब होता है वो असत्य फल का उदाहरण है, पहली बात। तो इनमें फल तो असत्य फल है, तो असत्य फल का नहीं, वो पुष्पासन से भी हो सकता है, किसी अन्य भाग से भी उसका निर्माण हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फल होगा नहीं, ओवरी से तो निर्माण हुआ नहीं। ओवरी से जब निर्माण नहीं हुआ है तो वहाँ बाह्य फलवित्ती, मध्य फलवत्ती, अंत फलवित्ती का कोई मतलब नहीं है। बात बचा क्या आपका, सेब और नाशपाती का जो खाने योग्य भाग होता है वो आपका पुष्पासन होता है। क्या होता है, पुष्पासन। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेब किस प्रकार का फल है, तो असत्य फल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम आपको बता चुके पीछे और आप बता भी सकते हो हमारे हिसाब से यदि आपको समझ में आया होगा तो। कलश पादपों में कौन सा भाग पादप कलश में रूपांतरित होता है, कलश यानी पिचर प्लांट। जो घड़ा होता है, घड़े के रूप में जो पादप बन जाते हैं वो कहाँ से रूपांतरित होते हैं, रूट से, स्टेम से, लीफ से या फ्लावर से। अभी पीछे बताया हमने आपको पता है कलश पादपों में जो भाग होता है कलश का रूपांतरण वो आपका क्या होता है, लीफ का होता है। पत्ती जो होती है, कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे नेफिंथीज की बात की थी अभी हमने, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका जो नाइट्रोजन की कमी की वजह, इनमें नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीटों को खाते हैं। किसे खाते हैं, कीट पतंगों को। अब कीट पतंगों को ऐसे तो खा नहीं सकते, ऐसे तो अंदर पैक कर नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, उस पत्ती को घड़े का रूप धारण कर ले, पत्ती को अपनी घड़ा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, घड़ा रूप धारण कर लेते, घड़े में बदल जाते हैं, घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पत्ती वाला जो भाग होता है ना जड़ होता है, ना तना होती है, ना आपका फूल होता है। जो पत्ती वाला भाग होता है वो घड़े में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, घड़े में यानी कलश में या पिचर में बदल जाता है। तो तभी इनको कहा जाता है पिचर प्लांट्स। क्या कहा जाता है इन पादपों को, ऐसे पादप जिनमें कलश यानी घड़ा पाया जाता है, घट उपस्थित होते, पत्ती घड़े के रूप में बदल जाती है, तो ऐसे पादपों को पिचर प्लांट्स कहा जाता है। और कौन सा भाग रूपांतरित होता है, तो वो आपका लीफ भाग, पत्ती वाला भाग बदलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लहसुन व प्याज के निम्न पादप भागों में कौन से खाने योग्य हैं। लहसुन खाया होगा आपने, प्याज भी खाया होगा, सबके घर पे खपता है। ठीक है, बात करते हैं लहसुन और प्याज के निम्न पादप भागों में कौन खाने योग्य है। भूमिगत जड़, मांसल सल्क पत्तियां, ट्यूनिक या अपस्थानिक जड़। देखो अपस्थानिक जड़ तो नहीं खा सकते, गलत हुआ। ट्यूनिक का कोई अर्थ नहीं यहाँ पर। भूमिगत जड़, पहली बात लहसुन और प्याज भूमिगत जड़ है ही नहीं, भूमिगत जड़ तो है नहीं। आपको पता है लहसुन और प्याज जो होते हैं वो आपके उदाहरण किसके, सलग कंद के। किसके उदाहरण है, ये सलग कंद यानी बल्ब के उदाहरण है। किसका उदाहरण है, बल्ब का। सलग कंद को इंग्लिश में कहा जाता है बल्ब। तो पहली बात ये जड़ तो है ही नहीं, ये एक प्रकार का तना है, वो भी तना किस प्रकार का, भूमिगत तना। अंडरग्राउंड स्टेम है, तो जड़ की तो यहाँ बात ही नहीं रही। अब बात क्या करते हैं कि लहसुन और प्याज में खाया क्या जाता है, तो लहसुन और प्याज में आपका खाया जाता है मांसल सल्क पत्तियां। फ्लैशी स्केल जो लीव्स होती हैं वही खाने योग्य होती है। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं आया? और आपसे पूछा जाए कि लहसुन और प्याज क्या है एक प्रकार के, तो ये एक प्रकार के तना है। इनका भोजन जो संग्रह होता है वो तने में होता है, वो भी तना किस प्रकार का, तो सल्ककंद यानी वल प्रकार का। और ये कैसे तना है, तो ये भूमिगत तना है जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित होते हैं, भूमि के अंदर उपस्थित होते हैं। कहां पर उपस्थित होते हैं? भूमि के अंदर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। मांसल सल्क पत्तियां इनके खाने योग्य भाग होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, अभी पीछे हमने आपको सॉल्व कराया हुआ था, ठीक है, कराई थी। खाने योग्य जड़ें इनमें से पाई जाती है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें खाने योग्य जड़ें होती है? तो देखो, गेहूं में क्या आप जड़ें खाते हो? नहीं खाते, उसका फल खाते हो, गलत हुआ। धान में आप जड़ खाते हो? नहीं खाते हैं हम तो जड़, हम तो फल खाते हो उसका, ठीक है। और बात करते हैं आलू की, तो आलू एक प्रकार का तना है। आलू क्या एक प्रकार का तना? बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शकरकंद एक प्रकार की जड़ है जो आपको खाई जाती है। शकरकंद का जो भाग है वो कौन सा खाने में प्रयोग करते हो? तो शकरकंद का आप जड़ भाग प्रयोग करते हो, रूट जो भाग होता है वही आप खाते हो, वही खाने योग्य होता है। तो शकरकंद हमने आपको पहले ही बताया था कि शकरकंद जो है वो एक प्रकार की जड़ है। शकरकंद का जो भोजन संग्रह होता है वो कहाँ पर होता है? जड़ में होता है। बहुत अच्छी लगती है मीठी खाने में, ठीक है, स्वीट पोटैटो इसलिए इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शकरकंद एक प्रकार का जड़ होती है। क्या होती है? जड़। मुझे शकरकंद का वैज्ञानिक नाम आप बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग कि शकरकंद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। देखिए किस किस को आता है, क्योंकि आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए शकरकंद का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। गेहूं का आपको पता है टिटिकम बलिगेर होता है, टिटिकम एसिटम वो भी होता है, एसिटम, ठीक है। और धान का आपको पता होगा, नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के। एक भ्रूणपोष में ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो निषेचन के पश्चात नष्ट हो जाती है? एक भ्रूणपोष में ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो निषेचन के पश्चात नष्ट हो जाती है? आंसर बताना जरूर इसका कमेंट बॉक्स में। सहायक कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं और ए और बी दोनों। ये चैप्टर नंबर जो आपका है वो 2 में है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी हम आपको थोड़ा डिटेल से समझा देती हूँ जल्दी से, जो आपको समझ में आ जाए, जिससे आपका ये आंसर निकल आए, ठीक है। इतना समझा देंगे अभी हम। तो सबसे पहले बात करते हैं भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष में जो आपकी कोशिकाएं, आपको पता है कि जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय है आपका। अंडाशय के अंदर आपको पता है बीजांड भी होता है। तो बीजांड में आपको पता है कि बीजांड में जो 3 कोशिकाएं जो होती है बीजांड द्वार इधर होगा, तो नाभिका ऊपर की ओर होती है। आपको पता है बीजांड द्वार यदि नीचे है, सॉरी नाभिका नहीं, निभाग भाग जो होता है, चिलाजा भाग जो होता है वो ऊपर की ओर होगा। बीजांड द्वार के माइक्रोपाइलर के ठीक विपरीत, माइक्रोपाइलर के ठीक ऊपर आपका निभाग भाग होता है, चिलाजा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? चिलाजा, ठीक है। तो देखिएगा, हमने आपको क्या बताया कि जिधर बीजांड द्वार होता है, क्या होता है? बीजांड द्वार होता है, उसके ठीक विपरीत आपका निभाग भाग होता है, जिसे चिलाजा कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, जिधर बीजांड द्वार होता है उसी तरफ आपकी 3 कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं? 3 कोशिकाएं। ये भ्रूण कोश होता है आपका, और इसमें क्या होता है? 3 कोशिकाएं, एक अंड कोशिका होती है, एक सेल होती है, 2 उसके पास में कौन सी कोशिका होती है? सहायक कोशिका, जिन्हें सिनर्जिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनर्जिड्स, ठीक है, सहायक कोशिका जिसे कहा जाता है। और इसके ठीक विपरीत जो निभाग भाग होता है आपका, उसी भाग में ऊपर उसी ओर आपकी 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? प्रतिमुखी कोशिकाएं, जिन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। देखो चित्र ऐसा नहीं होता है, हम आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया है, ठीक है। तो आप समझ जाओ, बस इतना है। 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं और 3 कोशिकाएं, जिधर देखो निभाग भाग होगा उधर ही आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं होंगी, ये निश्चित है। इस पॉइंट को आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा। जिधर आपका निभाग भाग, चिलाजा भाग होगा, उधर ही आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं होंगी, ये निश्चित होता है। और जिधर बीजांड द्वार होता है उधर साइड आपकी अंड कोशिका,
एग सेल और साथ ही साथ आपकी सहायक कोशिकाएं जो सिनर्जेड, ठीक है, उनके पास की जो कोशिका उसकी सहेली जी कह सकते हैं जिसे अंड कोशिका की। तो एक कोशिका 2 3 ये होती है, 3 ऊपर होती है, ठीक है। और जब भी आपका निषेचन होता है तो क्या होता है, जो युग्मक होते हैं वो दो युग्मक एक साथ में आते हैं, तो एक युग्मक आपका अंड कोशिका से मिल जाता है और दूसरा युग्मक जो होता है वो किससे मिलता है, जाके जो आपकी ध्रुवीय कोशिकाएं होती है, बीच में 2 कोशिकाएं होती है, उनसे आपका निषेचन होता है। तभी आपका कहा जाता है कि आवृत बीजियों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। क्यों द्विनिषेचन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 बार निषेचन हुआ, एक अंड कोशिका से, दूसरी ध्रुवीय कोशिकाओं से, तो यहाँ द्विनिषेचन की क्रिया होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इस बात को आपको पता है, जितने भी आवृत बीजी पादप होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, सभी में डबल निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ बात किया क्वेश्चन क्या, एक भ्रूण कोश में ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो निषेचन के पश्चात नष्ट हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर निषेचन क्रिया होती है अंड कोशिका से और बीच में जो ध्रुवीय कोशिकाएं होती है उनसे, वैसे ही आपका क्या होता है, जो एंटीपोडल सेल होती है इनका कोई काम नहीं होता, ये नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ आपकी जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाओं की वजह से तो ये युग्मक आपके अंड कोशिका के पास पहुंच पाए, ये बात ध्यान रखना आप। सहायक कोशिकाओं से एक पदार्थ स्रावित होता है, उसी की महक से, उसी की सुगंध से, उसी की वजह से आपका जो युग्मक होता है, नर युग्मक, वो अंड कोशिका के पास पहुंच पाता है, ठीक है। अभी हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे बोर्ड पर, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बात करते हैं तो यहाँ पर जो सहायक कोशिकाएं होती है ये भी आपकी नष्ट हो जाती हैं और जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है ये भी आपकी नष्ट हो जाती है। सहायक कोशिकाएं ऊपर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं ये भी नष्ट हो जाती हैं और जो आपकी सहायक कोशिकाएं होती हैं ये भी आपकी नष्ट हो जाती हैं। तो वही पूछा गया आपसे, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। सहायक कोशिकाएं ये भी नष्ट हो जाती है, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं एंटीपोडल सेल होती है वो भी आपकी नष्ट हो जाती है, लेकिन अंड कोशिका से निषेचन हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो ए और बी दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है भ्रूण कोश जो होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो आपका त्रिगुणित होता है, इस बात को भी याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भ्रूण कोश जो है वो किस प्रकार का होता है, तो ये त्रिगुणित होता है। कैसे होता है ये हम आपको तभी बताएंगे जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे डिटेल से, ठीक है, बता देंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बात करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और देखो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, राघव ऊधम मचा रहे हैं तो इसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ करना, वो ऊधम मचा रहे बहुत ज़्यादा। तो किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी व सबसे भीतरी परत क्रमशः होती है। किसी परागकोश की तो बात करती क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी व सबसे भीतरी परत क्रमशः कौन सी होती है। देखो परागकोश में जो लघु बीजाणुधानी होती है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परतों से? 4 परतों से। 4 परतों में सबसे बाहरी परत यानी कि एपिडर्मस के बाद फिर आती है एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर और उसके बाद चौथी लेयर जो होती है वो टेपिटम। इस प्रकार से लघु बीजाणुधानी जो होती है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परतों से? 4 परतों से। 4 परतें पाई जाती है, सबसे पहले एपिडर्मस के बाद फिर एंडोसीथियम यानी कि जिसे कहा जाता है सेकेंड परत जैसी अंतस्त्वचा जिसे कहा जाता है, और उसके बाद आपकी मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर जो होती है वो लगभग 1 से लेकर 3 लेयर तक बनी होती है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है टेपिटम। क्या कहा जाता है? टेपिटम। और टेपिटम के पास में ही आपके परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण, ठीक है। वहीं उसके पास में लघु बीजाणुधानी के अंदर ही तो बनते, परागकोश के अंदर ही तो परागकण बनते हैं, ये आपको पता है। तो परागकोश में लघु बीजाणुधानी जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती? 4 लघु बीजाणुधानी होती है। एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, इसलिए इसे टेट्राड भी कहते हैं। और लघु बीजाणुधानी के अंदर ही आपके परागकण बनते हैं। तो परागकण जो होते हैं वो टेपिटम के पास में होते हैं। तभी आपने सुना होगा टेपिटम का कार्य, टेपिटम का मुख्य कार्य जो होता है वो आपका क्या होता है? पोषण प्रदान करना। परागकणों को जो पोषण देता है वो टेपिटम परत देती है। कौन सी परत? टेपिटम। तो पूछा क्या गया आपसे कि लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी और सबसे भीतरी परत कौन सी होती है। तो सबसे बाहरी हमने आपको बताई है एपिडर्मस होती है, और सबसे अंतर परत हमने आपको बताई है टेपिटम होती है। कौन सी होती है? टेपिटम। देख लो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो अंतर स्तर और टेपिटम हो जाएगा कि आपका
एपिडर्मस टेपिटम हो जाएगा कि आपका अंतःस्तर, यहाँ पर गलत लिखा हुआ अंतःस्तर टेपिटम। बाह्य त्वचा व अंतःत्वचा तो ये तो होगा नहीं, बाह्य त्वचा और मध्य परत ये भी नहीं होगा। बाह्य त्वचा व टेपिटम, एपिडर्मस और टेपिटम ये दो ऑप्शन एक जैसे लिखे हुए हैं। यहाँ मिडिल मध्य लेयर थी, यहाँ मध्य लेयर थी, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से यदि हम चले तो एपिडर्मस और टेपिटम, सबसे बाहरी जो परत है वो आपकी एपिडर्मस है और सबसे अंदर वाली जो परत है वो टेपिटम है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी भी सही है और ए भी सही है, दोनों ऑप्शन आपके सही है। ध्यान से समझना, चीजों को नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आपको पता है, मैंने बता दिया कि लघु बीजांडदानी है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लघु बीजांडदानी में उसमें सबसे बाहरी और सबसे भीतरी परत कौन सी होती है। तो सबसे बाहरी जो होती है वो एपिडर्मस होती है और सबसे भीतरी जो होती है वो आपकी टेपिटम होती है। टेपिटम का कार्य पूछा जाए तो टेपिटम का कार्य है पराग कणों को पोषण प्रदान करना। पराग कण जो होते हैं, पॉलिन ग्रेन होते हैं, उनको क्या प्रदान करना? पोषण प्रदान करना। और लघु बीजांडदानी जो होती है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी से? 4 से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपका चैप्टर नंबर जो आपने 7 पढ़ा होगा, विकास, जैव विकास। जो जैव विकास चैप्टर है उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेवोनियन काल को माना जाता है, आपने पहले भी पढ़ा है, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ इस क्वेश्चन को कि डेवोनियन काल किसे कहा जाता है? मछलियों के काल को, उभयचरों के काल को, सरीसृपों के काल को, या मैमल्स के काल को? तो देखो हम आपको यहाँ डिटेल से थोड़ा बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सरीसृपों का। सरीसृप जो होते हैं, सरीसृपों का जो काल होता है उसे क्या कहा जाता है? आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सरीसृपों का जो काल है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मीसोजोइक। क्या कहा जाता है? मीसोजोइक कहा जाता है। मीसोजोइक कह सकते हो या इसे कह सकते हो स्वर्ण काल। इसी काल में सरीसृपों, इसी में आपके डायनासोर आए हुए थे। जो डायनासोर थे सरीसृपों में सबसे पहला कौन सा जीव है? तो डायनासोर। डायनासोर का काल किसे कहा जाता है? ये भी पूछा जाता है आपसे। डायनासोर जो होते हैं, डायनासोर जो, उनका काल कौन सा है? तो यही था आपका सरीसृपों का काल, या मीसोजोइक या स्वर्ण काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। वही बात कर ली जाए आपकी किसकी, उभयचरों का काल क्या होता है? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना। और साथ ही साथ जो आपका मैमल्स की बात कर जाए तो मैमल्स जो है वो आपके सीनोजोइक में आते हैं। मैमल्स जो होते हैं वो किस में आते हैं? स्तनियों का जो युग है वो सीनोजोइक है। क्या है? सीनोजोइक। ठीक है, एक आप बताना मुझे उभयचरों का काल किसे कहा जाता है। ठीक है, यदि हो तो बता देना जरूर। और बात करते हैं यहाँ डेवोनियन काल, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डेवोनियन काल जो होता है, मछलियों के काल को डेवोनियन काल कहा जाता है। किसके? मछलियों को। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, देखो वाटर हाइसिंथ और जल कुमुदनी में परागण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन है हमारा वाटर हाइसिंथ और जल कुमुदनी में परागण जो है वो आपका किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा, जल के द्वारा, कीट या पवन के द्वारा, या पक्षी के द्वारा? तो आपको पता है वाटर हाइसिंथ जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये बंगाल में बहुत ज्यादा हुआ था और ये पानी को सोख लेता है और पानी में जो भी ऑक्सीजन होती है उसको सोख जाता है। साथ ही साथ मछलियां जो होती हैं उसकी वजह से वो भी मर जाती हैं। यानी कि ये पानी के लिए बहुत बड़ा संकट, पानी को यानी कि बिल्कुल खत्म कर देता है ये। तो जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ, जल कुंभ, जिसे कहा जाता है जलकुंभी। क्या कहा जाता है? जलकुंभी। और दूसरी बात इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आइकॉर्निया क्रेसिपस। आइकॉर्निया क्रेसिपस आपकी किताब में दिया हुआ है, आप याद कर लें। आइकॉर्निया क्रेसिपस, क्रेसिपस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और ये इसमें परागण यानी जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? चमगादड़, जल, कीट या पवन? तो देखो याद रखिए हमेशा इसमें जो परागण होता है वो आपका कीट या पवन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा या पवन यानी कि हवा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरी बात, यदि आपसे पूछा जाए कि पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? तो ऑरिन्थोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑरिन्थोफिली। और साथ ही साथ चमगादड़ द्वारा
परागण होता है उसे क्या जाता है, तो चेरेप्टोफिली कहा जाता है। जल के द्वारा हो तो हाइड्रोफिली कहा जाता है। आप याद कर सकते हो और आपकी किताब में दिए हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा जुरासिक कल्प महाकल्प आता है। जुरासिक पीरियड कम्स इन द एरा, यानी जुरासिक कल्प है वो किस महाकल्प में आता है, सीनोजोइक में, मीसोजोइक में, पैलियोजोइक में या प्रोटीरोजोइक में। अब देखो यहाँ पर हम आपको थोड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाए। जो भी हम यहाँ पॉइंट लिखें वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते जाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसे किस काल के नाम से जाना जाता है। इसे किस काल के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हम आपको बता देते, इसका काल का नाम है मीसोजोइक के काल के नाम से जाना जाता है। आंसर हमने आपको बता दिया, लेकिन हम थोड़ा डिटेल से बताना चाहेंगे यहाँ पर। जुरासिक कल्प जो होता है वो किस महाकल्प में आता है, तो ये मीसोजोइक के अंतर्गत आता है, जिसे सरीसृपों का युग कहा जाता है या स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ पिछली क्लासों में, अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए जाके। पीछे जो हमने MCQ आपको कराए हैं वहां पर भी कराए इस प्रकार के क्वेश्चन। अब थोड़ा यहाँ डिटेल से हम बात करेंगे जो आपका ये काल है वो कैसे बटे हुए हैं। देखो सबसे पहले काल जो युग है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है प्री कैम्ब्रियन, आपकी किताब में दिए हुए NCERT में, ध्यान से समझना, प्री कैम्ब्रियन, और एक आपका होता है कैम्ब्रियन, ठीक है, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन जो होता है उसमें कौन कौन किसे रखा गया, सबसे पहले तो जो ऑर्कियोजोइक है, ऑर्कियोजोइक होता है आपका ऑर्कियोजोइक, जिसमें बैक्टीरिया आए थे। सबसे पहले जो बैक्टीरिया आए थे वो इसी युग में आए हुए थे, आर्कियोजोइक में, ठीक है, किसमें आए थे, आर्कियोजोइक। और प्री कैम्ब्रियन में एक हमारा आता है, प्री का मतलब क्या होता है, शुरुआत में, तो शुरुआत में सबसे पहले आर्कियोजोइक, और आर्कियोजोइक के बाद आपका क्या आता है, प्रोटीजोइक, जो आपका नाम यहाँ जी लिखा हुआ है, प्रोटीरोजोइक और आर्कियोजोइक, ये प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत आते हैं। प्रोटीरोजोइक में क्या आया था, तो प्रोटीरोजोइक में हरे शैवाल और जो कवक थे वो इसी में आए हुए थे, ठीक है, हरे शैवाल और कवक जो है वो प्रोटीरोजोइक में आए हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कैम्ब्रियन में कौन किसे रखा गया, तो कैम्ब्रियन में जो आपका है कौन से तीन आते हैं, इसमें तीन युग इसमें रखे गए हैं। एक आपका पैलियोजोइक, कौन सा, पैलियोजोइक, और एक आपका है मीसोजोइक के आधार से पूछा जाए किस में आता है, कैम्ब्रियन में आता है, प्री कैम्ब्रियन में आता है, तो कैम्ब्रियन में आता है, ठीक है। और एक आपका है सीनोजोइक, कौन सा है, सीनोजोइक, जिसे स्तनियों का जोइक कह सकते हैं। और पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ये कैम्ब्रियन के अंतर्गत आते हैं, नोटबुक में नोट डाउन करना। अब बात करते हैं पैलियोजोइक में, तो पेरीपेटस जो आपके आए थे एनिलिडा और जिसे मोलिस्का के बीच की कड़ी कहा जाता है, पेरीपेटस या बाउकोस की शैवाल, ये आपके पैलियोजोइक में थे, किसमें थे, पैलियोजोइक में, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है पैलियोजोइक। और साथ ही साथ बात की जाए मीसोजोइक में, तो मीसोजोइक को सरीसृपों का युग कहा जाता है, रेप्टाइल्स का युग कहा जाता है, आपको पता है सरीसृप आए हुए थे इसमें सबसे पहले। और बात की जाए सीनोजोइक की, तो सीनोजोइक को स्तनियों का युग कहा जाता है, किसका, स्तनियों का। और मीसोजोइक में आपको जिम्नोस्पर्म का युग भी कहा जाता है, जो मीसोजोइक है इसे जिम्नोस्पर्म का युग भी कहा जाता है, ठीक है। और जो मछलियों का विकास हुआ है वो पैलियोजोइक में हुआ है, जो आपकी मछलियों का विकास हुआ है वो किसमें हुआ है, पैलियोजोइक में। मछलियों का जो युग है वो अभी हमने आपको बताया था, इसके काल को कहते हैं डेमोनियन काल, और जो डेमोनियन काल को है वो पैलियोजोइक के अंतर्गत रखा गया है, किसके अंतर्गत रखा गया है, पैलियोजोइक के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले इसे दो भागों में बांटा गया काल को, एक प्री कैम्ब्रियन, एक कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत ऑर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक आता है, कैम्ब्रियन के अंतर्गत पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक आता है। पैलियोजोइक जो बैक्टीरिया का विकास हुआ, बैक्टीरिया जो आए थे वो ऑर्कियोजोइक में आए थे, फिर हरे शैवाल और कवक आए, फिर वो प्रोटीरोजोइक में आए। पेरीपेटस और बाउकोस की शैवाल जो है वो आपके पैलियोजोइक में आए। उसके बाद सरीसृपों का जो विकास हुआ वो मीसोजोइक में हुआ है, फिर सीनोजोइक जो स्तनधारी है वो सीनोजोइक में आए हुए, ठीक है। और मछलियों का युग हमने आपको पीछे बता दिया। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, जुरासिक कल्प महाकल्प में आता है। तो जुरासिक जो कल्प है वो आपका किस में आता है, तो ये आपके मीसोजोइक के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है,
मीसो जो है कि अंतर्गत इसे रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, होमो इरेक्टिस के मस्तिष्क का, होमो इरेक्टिस हमने पीछे भी आपको वीडियो में बताया, होमो इरेक्टिस के मस्तिष्क की क्षमता कितनी होती है। तो होमो इरेक्टिस के जो मस्तिष्क होता है उसकी जो क्षमता आपकी होती है वो 1500 होती है, 900 की, 650 या 1400। तो होमो इरेक्टिस की जो क्षमता है वो आपकी कितनी होती है, तो वो आपकी 900 सीसी होती है। सीसी का अर्थ क्या है, तो सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी, कपालीय क्षमता। तो जो होमो इरेक्टिस थे उनकी जो कपालीय क्षमता है वो 900 सीसी है। आपकी एनसीईआरटी बुक में इतना ही लिखा हुआ है डाटा। अदर बुक जब आप देखोगे तो उनमें कहीं आपको मिलेगा 850 से लेकर 1300 सीसी, पर आपको ये याद नहीं करना है, याद जो आपको करना है वो 900 सीसी याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं 1400 सीसी किसका है। तो हमने आपको पीछे वीडियो में बताया था नियर्थल मानव, नियर्थल जो मानव है आपका, नियर्थल जो मानव है उसका जो कपाली क्षमता है, उसकी जो कपाली क्षमता है क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1400 सीसी होती है। कितनी होती है, 1400 सीसी। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछ लिया जाए कि होमो हेविलस की कितनी होती है, होमो हेविलस जो होता है उसकी कितनी होती है। तो होमो हेविलस जो है उनकी जो कपाली क्षमता है वो आपकी 650 से लेकर 800 सीसी जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। होमो हेविलस की जो कपाली क्षमता है इन्हीं तीन के बारे में दिया, होमो इरेक्टिस, होमो हेविलस और नियर्थल मानव, शेष किसी की नहीं दी हुई है। तो इन्हीं तीन को आपको याद करनी, 650 से लेकर 800 सीसी होती है। हम आपको पूछेंगे कभी भी, ठीक है, याद कर लेना और आंसर भी बता देते रहे कमेंट में। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन है, इनमें से एक सबसे अधिक कपाली क्षमता किसकी होती है। तो सबसे ज्यादा जो इनमें से कपाली क्षमता पैकिंग मानव, होमो इरेक्टिस, होमो हेविलस या नियर्थल मानव। तो पैकिंग मानव की जो कपाली क्षमता है वो 1075 सीसी है, तो ये तो होगी नहीं। बात करते हैं आगे, देख रहे हैं इनकी। होमो इरेक्टिस की अभी हमने आपको बताई थी 900 सीसी है, होमो हेविलस की अभी हमने आपको बताई थी 650 से लेकर 800 सीसी है। ठीक है, याद करते जाए मेरे साथ साथ, और याद नहीं होगा तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, और नियर्थल मानव की अभी हमने आपको बताई थी 1400 सीसी है। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई, नियर्थल मानव की। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो कपाली क्षमता होती है वो नियर्थल मानव की होती है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त हुए। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको सभी कराए। इसी प्रकार के क्वेश्चन यदि आप लोग आगे चाहते हो, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहे मुझे। और दूसरी बात, जबकि हमारे पैर में दर्द हो रहा है, पैर में हमारे कम से कम लगभग 20 से लेकर 25 केजी की 20 से लेकर 25 केजी की लकड़ी गिरी उस पर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ठोस थी। तो पैर में सूजन है, दर्द भी हो रहा है, फिर भी हमने आपके लिए वीडियो बनाई। ठीक है, आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। वैसे भी 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही है, वो रीजन क्या है, लाइव जो है वो शेड्यूल सही से शेड्यूल डल जाता है लेकिन उस पर लाइव नहीं चल रही है, कुछ टेक्निक प्रॉब्लम है, हम उसे सही करा रहे हैं। कोशिश की हमने, यूट्यूब टीम से बात कर रहे हैं लगातार, जैसे ही सही होगी वैसे ही आपकी लाइव क्लास और अच्छे से चलने लगेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट्स बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। एक बार अच्छे लगे हो क्वेश्चन, कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।